नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉन टेक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। इसके क्वेश्चन अगर हम बात करें एसएससी में तो प्री में कम से कम एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली देखेंगे। अगर हम देखें एसएससी के मेंस की बात करें तो वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं ऊंचाई एवं दूरी से आते हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऊंचाई एवं दूरी है क्या। हम ऊंचाई एवं दूरी के जो क्वेश्चंस है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज है और इसमें कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से इसकी साइड्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जहाँ पे एंगल B जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ABC को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन ये होता है कि एटलीस्ट वन एंगल उस ट्रायंगल का क्या हो, 90 डिग्री हो, तो हम उस त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब अगर हम थीटा एंगल A को लेकर कर रहे हैं, अगर हम कोई व्यू इस पॉइंट से लेकर देख रहे हैं, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इस थीटा के सामने वाली भुजा को बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर साइड और इस 90 डिग्री वाले एंगल से जुड़ा हुआ जो दूसरा साइड है इसको बोलेंगे हम बेस। और जो सबसे लंबा साइड है जिसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। तो हमने ये सीखा कि थीटा एंगल के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। इस 90 डिग्री से जो दूसरा साइड जुड़ा है उसे हम बोलेंगे बेस, आधार। और जो तीसरा साइड बच गया है जिसकी लंबाई सबसे बड़ी होती है इसको बोलते हैं हम कर्ण, हाइपोटेनस। एक और चीज जो हम राइट एंगल ट्रायंगल में पहले भी पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर। तो अगर कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस प्रमेय भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ राइट एंगल में बनने वाले छोटे छोटे जो एंगल्स है जिनका हम यूज करेंगे, उनका यूज हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री का है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक डिग्री 60 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये जो वाला साइड क्या होगा, बेस। एक चीज और अगर हम बात करें कि tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। हमें पता है कि tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस चीज को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा √3 और बेस क्या होगा, 1। ठीक है, तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कह सकते हैं कि ये जो लंबाई है, ये जो लंब है वो क्या होगा, √3, और ये जो बेस है वो क्या होगा, 1। ठीक है, अगर हम बात करें 45 डिग्री को लेकर, तो हमें ये पता है कि tan 45 डिग्री क्या होता है, 1। मतलब क्या हुआ कि 1 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये लेंथ परपेंडिकुलर, तो वो कितना होगा, 1, और ये जो बेस है, बेस क्या होगा, 1। ठीक है, अगर हम बात करें 30 डिग्री के लेकर, तो हमें ये पता है कि tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। तो अगर tan 1/√3 है, मतलब 1 क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर, और ये जो √3 क्या हुआ, इसका बेस। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे और इन्हीं का यूज करेंगे हम अगले क्वेश्चंस में। तो अगर 60 डिग्री होगा तो इसका परपेंडिकुलर √3 और ये बेस 1। अगर 45 डिग्री होगा तो ये परपेंडिकुलर 1 और इसका बेस 1। अगर ये 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर 1 और बेस √3। ठीक है, अब
इसी से आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा इस टाइप के डायग्राम में, जब हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के जो क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वहां पे एक एंगल 30 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री है, तो अगर हम ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लें, 45 डिग्री से बनने वाला ट्रायंगल लें, तो 45 डिग्री को अगर लेते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है 1, और ये जो बेस होता है यहां से यहां तक वो क्या होगा 1, जैसे कि यहां पे हमने पढ़ा है। तो इस ट्रायंगल के लिए तो ये 1 हो गया इसका परपेंडिकुलर और ये 1 हो गया इसका बेस। लेकिन अगर हम इस 30 डिग्री को लें तो 30 डिग्री से ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, ABC। तो जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, तो यहाँ पे ये जो लेंथ है वो क्या होगा इसके लिए परपेंडिकुलर, और यहां से यहां तक जो लेंथ होगा वो होगा बेस। अब हमें पता है कि अगर 30 डिग्री है तो ये जो हाइट है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या होता है 1, और ये जो बेस है वो क्या होता है √3, जैसा कि यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो है 1 और ये जो बेस है वो क्या है √3। अब यहाँ पे देखें अगर, तो ये DC जो है वो क्या है 1 है, पूरा क्या है √3। तो अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, √3 में अगर 1 को माइनस कर दें तो ये लेंथ आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो अगर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री को लेकर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर 1, बेस का ये लेंथ हो जाएगा 1, ये लेंथ हो जाएगा √3 - 1, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा √3। आगे बढ़ते हैं डायग्राम नंबर 2। डायग्राम नंबर 2 में देखें अगर, तो यहाँ पे एक डिग्री क्या है 30 डिग्री और दूसरा क्या है 60 डिग्री। तो अगर हम इस 60 डिग्री को लेकर एक राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो हमें पता है कि अगर 60 डिग्री को लेकर राइट एंगल बनता है तो ये जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है √3, और जो यहां से यहां तक जो बेस होता है वो होता है 1, जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया यहां से वहां तक 1 बेस। अब मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ये पॉइंट है D। अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC की। तो ABC में परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस हो गया AC। अब हमें पता है कि अगर 30 डिग्री को लेकर राइट एंगल ट्रायंगल बना है ABC, तो जो ये परपेंडिकुलर होगा 30 डिग्री के लिए वो होगा 1। 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर BC क्या होगा 1, और ये जो बेस है AC वो क्या होगा √3। 30 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है 1 और ये बेस √3। अब अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर की लंबाई ट्रायंगल BDC से तो √3 है, लेकिन ट्रायंगल ABC से क्या है 1 है, जो कि हमें पता है कि किसी फिक्स लंबाई का लेंथ अलग अलग नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि ये लेंथ जो है कॉमन ही होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो रेशियो बना है 1 और √3 का, इसमें अगर हम √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा √3, और हमें ये पता चल जाएगा कि BC की लंबाई क्या होगी √3। तो अगर हम ट्रायंगल ABC से बनने वाला जो रेशियो है, मतलब परपेंडिकुलर 1 और ये बेस √3 है, अगर हम परपेंडिकुलर में भी, उसके बेस में भी, हाइपोटेनस में भी किसी सेम चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रेशियो में, उसके प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर सेम लेंथ हमें पता है, दिख रहा है, और इनकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें एक सेम वैल्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 को हम √3 बना सकते हैं, तो हम इसमें करेंगे √3 का मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर परपेंडिकुलर में हम √3 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये जो बेस है उसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना √3। तो इस हिसाब से
AC का जो लेंथ आ गया यहाँ से, AC का जो लेंथ आ गया क्या आ गया, √3 इंटू √3 कितना आ गया हमारे पास 3। तो AC का जो पूरा लेंथ है वो आ गया हमारे पास 3। अब हमें पता है कि CD कितना है 1, CD कितना है 1, तो AD कोई पूछे तो AD कितना हो जाएगा, अगर टोटल 3 है CD 1 है तो AD कितना होगा 3 - 1 मतलब 2। तो आपको अगर एक से ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई फिक्स लेंथ, यहाँ पे तो ये बन रहा है, कहीं और देखेंगे दो वस्तुओं के बीच की दूरी और उनमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो बीच की दूरी अगर कांस्टेंट है तो इसी तरह हम किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट करेंगे, इक्वल करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे अगला डायग्राम। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एंगल तो है 45 डिग्री और दूसरा क्या है 60 डिग्री। अब अगर हम बात करें ट्रायंगल कौन सा BDC का, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या है 60 डिग्री। अब हम देखें अगर कि 60 डिग्री में ये जो परपेंडिकुलर होता है वो कितना होता है √3 और ये जो बेस होता है वो क्या होता है 1। 60 डिग्री में जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है √3 और उसका जो बेस होता है वो क्या होता है 1। अब आगे बढ़े, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एक एंगल क्या है 45 डिग्री है और हमें पता है कि 45 से बनने वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है वो क्या होते हैं 1 1। तो इस हिसाब से जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो ये BC कितना होना चाहिए 1 और ये कितना होना चाहिए 1, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो ये BC इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से √3 है, जबकि बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या है 1, जो कि गलत है। अब हमें क्या करना है कि ये जो लेंथ आया यहाँ से यहाँ तक वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम ये जो बाहर वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना है ABC में, इस हिसाब से तो 1/1 आया है। अगर हम इस वाले रेशियो में √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी √3 और ये भी √3। अगर इसमें हम √3 का मल्टीप्लाई किए हैं, कौन सा ट्रायंगल है ये बड़ा वाला, तो बड़े वाले में √3 बेस के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो बेस आ गया AB वो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब कोई अगर पूछे AD का लेंथ कितना होगा, तो अगर AB का लेंथ कितना है √3, BD का लेंथ कितना है 1, तो AD का लेंथ कितना हो जाएगा √3 में 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास √3 - 1। तो हमारे पास इन टाइप्स के बनने वाले डायग्राम आएंगे क्वेश्चंस में, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, तो हम इसी तरह उनको टैकल करेंगे। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन था हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। उसके पहले दो चीज़ें और यहाँ पे देख ले रहे हैं कि उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण होता क्या है। तो अगर हम बात करें उन्नयन कोण का, तो उन्नयन कोण क्या होता है, आधार के साथ जो कोण बनता है किसी ऑब्जेक्ट का। मान लेते हैं यहाँ से देख रहा है कोई व्यक्ति वस्तु, तो यहाँ से जो आधार के साथ उस वस्तु के बीच के जो कोण या जो एंगल बनता है वो होगा हमारा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम बात करें अवनमन कोण, तो अवनमन कोण क्या होता है, उस वस्तु से मतलब वो वस्तु अगर नीचे, वो व्यक्ति अगर नीचे की ओर देख रहा है तो क्षैतिज के साथ जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ जो ये एंगल बनता है, ये एंगल होगा हमारा अवनमन कोण। तो आधार के साथ वस्तु के को देखने में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और उस वस्तु से नीचे की ओर देखने पर जो क्षैतिज के साथ
कोण बनता है वो होता है अवनवन कोण। तो चलिए आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऊर्ध्वाधर पोल की परछाई ज्ञात करो यदि पोल की लंबाई या पोल की ऊंचाई 10 मीटर है और सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कैसे करेंगे इसका? सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है एक पोल, तो मान लेते हैं ये एक पोल है। पोल की परछाई हमें ज्ञात करना है यदि पोल की ऊंचाई 10 मीटर है और सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई सन है, क्या है, सूर्य है। तो सूर्य के कारण इस पोल का परछाई यहाँ पे बन रहा है, सूर्य के कारण इस पोल का परछाई यहाँ पे बन रहा है। तो इस पोल के साथ जो कोण है उन्नयन कोण, ये वाला कोण होगा 36 का, उस ऑब्जेक्ट के बीच जो एंगल बनता है वो उन्नयन कोण। और ये थीटा दिया है वो कितना दिया है हमको? 30 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है? पोल की ऊंचाई हमें दिया है 10 मीटर, तो उसकी परछाई ज्ञात करना है। अब हम देखें अगर राइट एंगल ट्रायंगल में तो 30 डिग्री को लेकर जो हमारे पास वैल्यू थे, रेशियो था, वो क्या था कि अगर 30 डिग्री है तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? 1, और ये जो बेस है वो क्या होगा? √3। ठीक है, अब यहाँ पे ऊंचाई तो दिया है कितना? 10, मतलब 1 की वैल्यू दिया है 10 मीटर। 1 की वैल्यू दिया है 10 मीटर, बोला है कि उसकी परछाई ज्ञात करो। तो परछाई मतलब किसकी वैल्यू पूछा है उसने? √3 की। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? 10√3 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर ये कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको tan थीटा या cot थीटा नहीं लगाना है, तो ये जो हमने बेसिक्स पढ़े हैं उनका यूज करेंगे तो आप यूं कुछ ही देर में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टावर के ऊपर ऊपरी भाग पर बैठा व्यक्ति एक नाव को 60 डिग्री के अवनवन कोण पर देखता है। तो टावर के आधार से नाव के बीच की दूरी बताओ। क्या बोला? समुद्र तल से 360 मीटर की ऊंचाई पर 300, ये समुद्र का ये मान लेते हैं एक लेवल है। तो समुद्र तल से ये जो टावर की ऊंचाई है वो है 360 मीटर, और इस टावर के ऊपर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है। ये व्यक्ति यहाँ पे कोई बोट है, बोट को देखता है और जो अवनवन कोण बनता है, अवनवन कोण क्या होता है? ये 36 के साथ वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तो ये जो कोण बनता है वो होता है अवनवन कोण। अवनवन कोण की वैल्यू दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। हमें ये निकालना है कि इस नाव का इस टावर के बीच जो डिफरेंस है, ये दूरी है, वो ज्ञात करना है। अगर आपने पढ़ा है कभी कि अगर दो लाइन पैरेलल है, मतलब दो लाइन क्या है? समांतर है, और तीसरी लाइन अगर उसको कट करे तो ये जो कोण होते हैं ये संगत कोण बराबर होते हैं, और दूसरा क्या होता है? एकांतर कोण, मतलब इस साइड का बराबर होता है। तो इसी तरह हम बात करें अगर ये लाइन और ये लाइन क्या है? समांतर है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, एकांतर कोण। तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। अब हमने जो रेशियो पढ़ा है कि 60 डिग्री से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है अगर, तो 60 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है √3, और ये जो होता है वो होता है 1। ये याद कैसा रहेगा? आपको पता है tan 60 कितना होता है? √3, मतलब परपेंडिकुलर √3 डिवाइड बाई 1, मतलब बेस क्या हो गया? 1। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है √3 की वैल्यू दिया है 360 मीटर। हमें किसकी वैल्यू निकालना है? 1 की वैल्यू। तो अगर √3 की वैल्यू है 360 मीटर, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई √3। अब कभी भी अंडर रूट की वैल्यू नीचे आए तो हमको ये करना है कि उसका रेशनलाइजेशन, मतलब परिमेयीकरण।
तो अगर हम √3 का परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे हम सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 360 √3 डिवाइड बाई 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये √3। तो हमारे पास जो एक की वैल्यू आ गई वो आ गई 120 √3 मीटर। तो ये लंबाई हो गई इस बोर्ड से इस टावर के बीच की दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोल उसके कुछ ऊंचाई से टूटकर जमीन की ओर झुक जाता है। यदि उसके टॉप पॉइंट जो कि जमीन पे छुला है और उसका बेस, उन दोनों के बीच की दूरी जो है 24 √3 मीटर, एंड टॉप जो पोल का टॉप है उसका इस ग्राउंड के साथ, आधार के साथ 30 डिग्री का कोण है, तो उस पोल की लंबाई ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन कैसा है कि ये एक पोल था, इसका ये पोल कुछ ऊंचाई से मान लेते हैं यहाँ से टूटकर ये जो पोर्शन था ये झुककर कैसे आ गया, ऐसे जमीन को छूता है। अब ये जो टॉप पॉइंट है ग्राउंड के साथ, मतलब ये जो एंगल दिया है वो एंगल दिया है हमको कितना, 30 डिग्री। और क्या दिया है, यहां से ये लेंथ उस टॉप पॉइंट जहां पे छुला है उसके बेस के बीच जो दूरी है वो है हमारे पास 24 √3। कितना है, 24 √3। 24 √3। हमें क्या निकालना है, इस पोल की पूरी लंबाई। तो देखें अगर ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, तो हमें पता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री है तो tan 30 1/√3, मतलब ये 1 और ये बेस क्या होगा √3। ठीक है, ये 1 और ये बेस √3। हमें क्या निकालना है, इस पोल की पूरी लंबाई, मतलब यहां से ये लेंथ, और दूसरा ये जो टूट के ऊपर वाला नीचे छुला, मतलब ये लेंथ भी निकालना है। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं और हमें पता है कि हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो अगर हम ये लेंथ निकालें, मतलब कर्ण निकालें, तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ये क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम कर्ण निकालें तो ये 1 √3 का स्क्वायर 3 कर्ण का स्क्वायर, तो यहां से हम अगर कर्ण निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 का अंडर रूट, मतलब क्या हो गया, ये 2। तो इस हिसाब से हमारे पास जो कर्ण है वो क्या आ गया, 2। कर्ण क्या आ गया, 2। अब हमें क्या निकालना है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, मतलब 1 + 2। हमें क्या निकालना है, 1 + 2 मतलब 3 की वैल्यू निकालना है। अगर √3 की वैल्यू कितना है, 24 √3, कितना, √3 की वैल्यू है 24 √3। 1 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 24 √3 डिवाइड बाई √3। अब ये √3 और ये √3 कट के कितना निकलेगा, 24। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 3 की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 × 3 मतलब 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, 1 = 7, 72 मीटर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 पोल जिनका लंबाई 24 मीटर एवं 36 मीटर है, इनके टॉप पॉइंट को जोड़ा गया है किसी रस्सी से। यदि यह रोप मतलब ये रस्सी 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है आधार के साथ, तो उस रस्सी का लंबाई ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया है, 2 पोल हैं, 2 पोल स्थित हैं, इसमें से एक की लंबाई है 24 मीटर और दूसरा जो है 36 मीटर। अब क्या बोला है, इनके जो टॉप पॉइंट है मतलब ये बिंदुओं को क्या किया गया, एक रस्सी से जोड़ा गया है, और ये रस्सी जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है।
तो हमें ये निकालना है इस रस्सी की लंबाई, इस रस्सी की लंबाई। अब बात करें अगर, तो ये तो ग्राउंड हो गया, मतलब ये लेंथ, यहाँ से खंभे जो है 2 खंभे गड़े हुए हैं। अब बात करें अगर ये लेंथ का, तो ये कितना है 24, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें लंबाई तो कितना होगा, टोटल है कितना 36, टोटल कितना है 36। तो अगर हम ये लेंथ की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हो गया 24, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना बच गया, टोटल था 36, ये हो गया 24, तो ये कितना हो गया 36 माइनस 24 मतलब कितना 2 1 मतलब 12 मीटर। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अगर इसको माने ए बी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ हमको पता हो गया कितना 12 मीटर। अब यहाँ पे एक एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री से बनने वाला जो रेशियो था वो क्या था कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या है √3, और ये जो बेस है वो कितना होता है 1। परपेंडिकुलर √3 और बेस 1। हमें किसकी वैल्यू पता है, जे वाली लंबाई, मतलब √3 की वैल्यू हमको पता है 12 मीटर। तो अगर हम देखें √3 की वैल्यू कितना है 12 मीटर, हमें निकालना क्या है, ये रस्सी की लंबाई AB। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो अगर हम इस कर्ण की वैल्यू निकाल लें, वही हमारे रस्सी की लंबाई हो जाएगी। तो अगर हम देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो AB का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से आ गया ये 1 + 3 मतलब 4। तो AB कितना हो जाएगा √4 मतलब 2। तो हमारे पास जो AB आ गया मतलब कर्ण आ गया, मतलब रस्सी की लंबाई आ गई, वो क्या आ गई 2। अब अगर √3 की वैल्यू 12 है तो हमें 2 की वैल्यू निकालना है। तो अगर √3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 12/√3। यहाँ से अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 12√3 और √3 × √3 कितना होता है 3। तो ये 3 चौको 12 मतलब 1 की वैल्यू आ गई 4√3। 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4√3। हमें क्या निकालना है 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4√3 × 2 मतलब 8√3। तो इस तरह हम इस रस्सी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसमें, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। सो क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का उस वॉल के बीच की दूरी कितना दिया है 10 मीटर है, तो उस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक दीवार है और इस सीढ़ी इस दीवार के साथ कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। हमें क्या दिया है इस सीढ़ी के इस पॉइंट से, बेस पॉइंट से इस दीवार के बीच की दूरी दिया है, कितना दिया है 10 मीटर। हमें ये निकालना है इस सीढ़ी की लंबाई, मतलब ये कर्ण निकालना है। तो अगर इसको हम नाम दें ABC, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब अगर हम बात करें 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री में क्या था कि जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है √3 और ये जो बेस होता है वो क्या होता है 1। अब हमें निकालना है AC, मतलब कर्ण भी चाहिए। तो अगर ये एक 1 है एक √3 है, तो हम इतने सारे क्वेश्चन कर पाए हैं कि AC को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 2, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का √2। तो AC आ गया 2। हमें निकालना है 2। 1 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर, 1 की वैल्यू अगर दिया है 10 मीटर, तो 2 की वैल्यू कितना होगा 20 मीटर। तो इस तरह हम फास्ट से
इन टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। किसी पहाड़ी के अंतिम बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 40 किलोमीटर चढ़ने के बाद उसका पहाड़ी की चोटी के साथ उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो मान लेते हैं ये एक पहाड़ी है। क्वेश्चन बोला है कि पहाड़ी के अंतिम बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब इस पॉइंट से उसका शीर्ष, इस पहाड़ी के शीर्ष के साथ जो उन्नयन कोण है ये है 45 डिग्री। ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि व्यक्ति 60 डिग्री के ढाल पर चढ़ना शुरू करता है और 40 किलोमीटर चढ़ने के बाद चोटी के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 45 तो ये था, लेकिन वो 30 डिग्री के साथ चढ़ना शुरू करता है। मतलब ये 30 डिग्री और 40 किलोमीटर चढ़ने के बाद अब इस पॉइंट का इसके शीर्ष के साथ अगर उन्नयन कोण देखें, मतलब ये हो जाता है 60 डिग्री। ये हो जाता है 60 डिग्री। हमें पूछा है कि इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे भी बन सकता है अगर हम इसको नीचे बढ़ा दें तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री से बनने वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा 1, और यहाँ से यहाँ तक ये जो बेस है वो कितना होगा √3। एक बात और, अगर हम बात करें ये कर्ण कितना होगा, अगर हम इसका नामकरण दें, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई और एफ। तो अगर हम बात करें किसका ए ई, तो ए ई क्या है कर्ण है। तो ये √3 है, ये 1 है, तो कर्ण कितना आता है 2 आता है। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ए ई निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़े अगर, तो ए ई की वैल्यू कितना दिया है, 2 की वैल्यू कितना दिया है एक्चुअल में 40 किलोमीटर। मतलब 40 किलोमीटर वो 30 डिग्री के साथ चढ़ा था, तो 2 की वैल्यू कितना है 40 किलोमीटर। यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा ये 40/2 20 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 20 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, ये पूरा कितना था 45 डिग्री, पूरा 45 डिग्री था। 30 डिग्री के साथ उसने चढ़ा है, तो ऊपर कितना बच गया 15 डिग्री। ऊपर कितना बच गया 15 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना रहता है 90 डिग्री, ये पूरा कितना है 45 डिग्री, तो ये पूरा कितना होगा, पूरा की बात करें तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90, ये 45, ये 45। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सारे कोणों का योग होता है वो होता है 180। तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अब आगे देखें, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल CFE में यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसको हम इसके पैरेलल ही खींचे हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो इधर वाला जो छोटा सा ट्रायंगल बनेगा ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा 45 है, ये 30 है, तो यहाँ भी कितना होगा 15 डिग्री। कितना होगा 15 डिग्री। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल CEA। यहां से एक ट्रायंगल बन गया CEA। यहाँ पे दो कोण क्या है बराबर है, एक तो ये 15 डिग्री, एक ये 15 डिग्री। और हमें पता है कि किसी त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। मतलब 15 डिग्री के सामने वाली की ये भुजा और इस 15 के ये सामने वाली भुजा भी क्या होगी बराबर होगी। अगर ये कितना है 40 है, तो इस हिसाब से अगर ये वाला बात करें CE वो भी कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर।
तो हमें पता चल गया CE। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमारा जो मोटिव है कि हमें ये पूरा लेंथ निकालना है। ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल से हम अगर ये वाला लेंथ निकाल लें, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और ये जो ट्रायंगल बना है CFE, मतलब ये जो ट्रायंगल बना है इससे अगर हम ये लेंथ निकाल लें तो हमारा BC आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल में हमने क्या निकाला है कि ये 1 है, ये √3 है, ये कितना है 2 है। 2 की वैल्यू 40 था तो 1 की वैल्यू कितना आ गया 20 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 होगा, और ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितना आ गया 20 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं CFE में। CFE में ये 60 डिग्री को अगर लेकर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को सोचें तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या होता है √3, और ये बेस क्या होता है 1। 60 डिग्री के सामने वाला √3 और जो बेस है 1। और अगर आप बात करें कर्ण CE का तो कर्ण कितना हो जाएगा √3 और 1 से बनने वाला पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण कितना लिख सकते हैं, कर्ण मतलब CE कितना लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो CE है रेशियो के अनुसार कितना आया 2, लेकिन एक्चुअल में कितना आया 40। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 की वैल्यू कितना है 40, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब 1 की वैल्यू अगर 20 किलोमीटर, हमें क्या निकालना है CF। तो CF कितना है √3 है। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 √3। CF आ गया हमारे पास 20 √3, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो हम बात करेंगे CB का, हमें पूरा लेंथ चाहिए पहाड़ी की ऊंचाई, तो CB कितना हो जाएगा CF प्लस BF। तो CF कितना आया 20 √3 प्लस BF कितना आया 20। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 20 √3 प्लस 1 किलोमीटर। हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, अगले वीडियो में और इसको एलेबोरेट करेंगे, कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे इसमें। आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।